आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता। आज बात शुरू होगी देश के सबसे लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप बैन होने की। बताएंगे पबजी कौन सा डेटा लेता था और अब इसका क्या विकल्प है। पाकिस्तान में फेसबुक ने सैकड़ों पेज और अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। बताया गया है कि ये मैलिशियस प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। क्या होता था इन पेजेस और अकाउंट्स के प्रोपेगेंडा में शामिल, और भारत से क्या था इनका कनेक्शन, बताएंगे। और मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल पर सरकार ने क्यों लगाई रोक, जिसका विपक्ष कर रहा है विरोध। क्या ऐसा पहले भी हुआ है, जानेंगे। और भारत चीन सीमा पर भारत की पहुंच अब उन स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर हो गई है जिन पर कब्जा करना चीन का सपना था। इसका कैसे भारत को फायदा होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। पीएमओ ने पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। इसके मुताबिक इस फंड के गठन के बाद पहले 5 दिन में ही इसमें 3076 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। चीन ने आरोप लगाया है कि सीमा पर भारत ने ही समझौते को तोड़ा और एलएसी को पार कर इस ओर आ गया। आज कैबिनेट मीटिंग में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह से बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा आज रिटायर हो गए। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। 14 सितंबर से सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी से ही सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग तेज हो गई है। बिहार में जेईई, नीट और एनडीए परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को यात्रा की सुविधा देने के लिए रेलवे ने अब तक 56 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। और अपने 24वें ग्रैंड स्लैम की कवायद में लगी सेरेना विलियम्स ने सीधे सेट्स में जीत दर्ज करके यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया है। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज दिन भर में खबरों के एनालिसिस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा ये आवाज सुनिए। ये पबजी वाला है क्या? जाहिर है ये आवाज आप पहचान ही गए होंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज है। बीते साल परीक्षा पे चर्चा 2.0 के दौरान जब प्रधानमंत्री से एक महिला ने अपने बेटे की शिकायत की कि वो सारा दिन मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो छूटते ही प्रधानमंत्री ने कहा था, ये पबजी वाला है क्या? खैर, साल भर पहले पबजी का जिक्र किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ही सरकार में ये पॉपुलर गेम बैन हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन गेम पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड आज भारत में बैन हो गया। हाल ही में सेंसर टावर की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि भारत में इस गेम के 175 मिलियन इंस्टॉलेशन हुए हैं। ये पूरी दुनिया का करीब 24% है। आज इसके लाइट वर्जन समेत कुल 118 ऐप्स पर भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की। और देखिए पबजी की दीवानगी कि जैसे ही समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी, उसके 5 मिनट के भीतर ही #पबजी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इन ऐप्स को बैन करने के पीछे वही वजह बताई गई जिसके तहत इससे पहले भी ऐप बैन होते रहे हैं। देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। हमारे साथी हैं मुंजिर अहमद, टेक की खबरों पर लगातार नजर रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि पबजी कौन सा डेटा लेता था। पबजी भारत में बैन कर दिया जा चुका है। इसके अलावा सरकार ने 118 और भी ऐप्स बैन किए हैं, जो जिनमें से पहले भी कुछ ऐप्स बैन किए गए थे। ये चाइनीज ऐप हैं। तो पबजी इन सब ऐप्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पिछले कुछ समय तक पबजी पर ये भी बहस सुनने को मिले, ये चाइना का ऐप है या फिर कहाँ का ऐप है, क्योंकि इसमें साउथ कोरियन भी कंपनी शामिल है। हालांकि जो भी हो, बहरहाल ये बंद कर दिया जा चुका है, बैन किया जा चुका है। लेकिन अभी भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में ये ऐप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो एनफोर्स होता है उसमें कुछ समय लग सकता है। तो बैन करने के पीछे का मकसद, अभी तो सरकार ने ये कहा है कि भारत की इंटीग्रिटी पर ये खतरा था, इस वजह से सरकार इसे बैन कर रही है। अब इसमें डेटा की बात करें तो डेटा लोकलाइजेशन वाला जहां तक सवाल था, तो पबजी ने पिछले कुछ समय में डेटा लोकलाइजेशन की नीति जो है वो बदल करके भारत में ही डेटा लोकलाइजेशन का ये कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी ये सवाल उठने लगे कि डेटा लोकलाइजेशन के बावजूद क्या कॉम्प्लिकेशन है
जिनके वजह से पबजी थ्रेट हो सकता है। अब स्पेसिफिक सरकार ने प्रेस रिलीज में ये मेंशन नहीं किया है कि किस किस चीज को लेकर के पबजी और ये जो तमाम 118 ऐप्स हैं वो मुश्किल भरे थे, जिस वजह से इन्हें बैन किया गया। इसी तरह टिकटॉक भी बैन किया गया था, जिसके बारे में बोला गया था कि भारत की इंटीग्रिटी पर ये खतरा है, इस वजह से ये बैन किए जा रहे हैं। अभी तक पबजी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मुंजिर, अब जब पबजी बैन हो गया है तो लोगों के पास और कौन से अल्टरनेटिव्स हैं? पबजी के अल्टरनेटिव के तौर पर ये है कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा जो बड़ा ऐप है वो यूज किया जाता है, या फिर बैटलफील्ड एक है लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके अलावा फ्री फायर है, फोर्टनाइट है। तो ये सारे ऐप्स हैं जो पबजी के टक्कर के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पबजी से टक्कर लेता है आज की डेट में वो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, जो पबजी से हेड टू हेड टक्कर लेता है और जो अभी अवेलेबल है। फोर्टनाइट की बात करें जहां तक, उसे भी गूगल और एप्पल ने अपने स्टोर से बैन कर दिया। हालांकि उसकी लड़ाई कुछ और चल रही है, वो पैसे को लेकर के है, शेयर को लेकर के है। लेकिन दूसरा फ्री फायर भी है, गरीना फ्री है, ये भी भारत में काफी पॉपुलर ऐप है। तो फिलहाल 3-4 ऑल्टरनेटिव है, जिसमें सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव जो है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। अच्छा, ये तो हुई पबजी की बात। अब ज़रा मुंजिर ये बताइए कि इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख ऐप्स हैं जिनका बहुत इस्तेमाल होता था और अब बैन कर दिए गए हैं? जैसे अभी जो दूसरे ऐप्स बैन किए गए उसमें एपूस लॉन्चर है, जो कि एंड्रॉयड यूजर्स ज्यादा यूज करते थे। उसके अलावा आपका कैम कार्ड है, कैम कार्ड बिजनेस है, और वीचैट जो है, वीचैट का भी बैन लिखा गया। हालांकि वीचैट अभी भारत में ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता था, लेकिन वीचैट से भी जुड़े ऐप बैन किए हैं। पबजी मोबाइल का लाइट वर्जन है, उसे भी बैन कर दिया गया है। और भी 3-4 गेम्स हैं वो भी बैन किए गए हैं, जिसमें से ऐप लॉक है, ऐप लॉक लाइट है, HD कैमरा सेल्फी ब्यूटी है, क्लीनर के सारे ऐप्स बैन कर दिए गए हैं, म्यूजिक प्लेयर बैन किए गए हैं, वेब ब्राउजर बैन किए गए हैं, जिसमें से आपका वेब ब्राउजर है, म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, आर्मर है, जी कैमरा है जो कि पॉपुलर ऐप है, सिक्योरिटी और जो क्लीनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जो सारे चाइनीज होते हैं वो भी बैन किया गया है। टिकटॉक VPN फॉर टिकटॉक एक ऐप आता था, उसे भी बैन कर दिया गया है। योको ऐप आता था, उसे भी बैन कर दिया गया है। गेम होता था रूल्स ऑफ सर्वाइवल, उससे भी बैन कर दिया गया। टोटल 118 ऐप की लंबी लिस्ट है, इन सभी को बैन किया गया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर वो लॉन्चर जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके अलावा पबजी है। कैमरा को लेकर के 8 से 10 ऐप बैन किए गए हैं, जिसमें से सेल्फी कैम, वीचैट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचैट, स्मॉल क्यू, टेंसेंट के भी 2-3 ऐप बैन किए गए हैं। तो काफी ऐप हैं जो यूजफुल थे, पॉपुलर थे, जिन्हें लोग यूज करते थे। तो छोटे बड़े बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन इन 118 ऐप्स में से 10-12 ऐसे ऐप्स हैं जो कि यूज किए जाते थे ज्यादा। बाकी दूसरे ऐप्स जो सपोर्टिव ऐप्स के तौर पे प्ले स्टोर पे उपलब्ध होते थे। तो इन्हें दोनों प्लेटफॉर्म से बैन किया गया है। ये जरूरी है जानना कि iOS और एंड्रॉयड दोनों ही से बैन किया गया है। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये बैन अभी किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मिलना बंद हो जाएगा। अभी चलेंगे ऐप, धीरे धीरे ओवर टाइम, जैसे टिकटॉक हुआ था, किसी के पास बंद होना शुरू होगा। तो ये इस तरह से भी पबजी के साथ भी ऐसा ही होगा। ये थे हमारे टेक संवाददाता मुंजिर अहमद। अच्छा, इधर पबजी बैन हुआ तो सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान में आज टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप्स इसलिए बैन कर दिए गए क्योंकि वे अनैतिक सामग्री परोस रहे थे। दूसरी तरफ फेसबुक ने आज पाकिस्तान के सैकड़ों ऐसे पेजेस और अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जो मेलिशियस प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, यानी दुष्प्रचार कर रहे थे। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी यानी SIO की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि 103 पेज, 78 ग्रुप, 453 अकाउंट्स और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हुए हैं। इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने SIO की इस रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया है। मैंने उनसे पूछा कि इन अकाउंट से किस तरह की गतिविधियां होती थी। जी, अगर आप जो फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं और फेसबुक अकाउंट्स हैं, उन सब की बात करें तो कुल मिलाकर ऐसे पेजेस को ही टारगेट किया है फेसबुक ने जहां पे प्रोपेगेंडा चल रहा था। प्रोपेगेंडा किस किस्म का? एक तरफ पाकिस्तान सरकार, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जिसे हम ISI या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उनकी बढ़ाई होती थी, उनके अचीवमेंट्स को गिना जाता था, लेकिन बड़े फेक एजेंडा के तहत। दूसरा, जो वहाँ के माइनॉरिटीज हैं,
जो मुस्लिम माइनॉरिटीज भी है, अहमदिया कम्युनिटी जिसे कहते हैं, उन जो अकाउंट उन कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं, उन समुदाय को टारगेट करते हैं, उन अकाउंट्स को भी डिसेबल कर दिया गया। और तीसरा भारत को लेकर है, जहां जहां प्रोपेगेंडा के तहत भारत का नाम खराब कर रहे थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे मुहिम चला रहे थे अपने अकाउंट्स के द्वारा, जो सही नहीं थे, गलत थे, फेक न्यूज थे या प्रोपेगेंडा के तहत थे, इन सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है फेसबुक ने। फेसबुक ने ये कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब वो ऐसा सस्पेंशन कर रहा है, और पाकिस्तान पहला देश नहीं है। ये पिछले 3 सालों से उन्होंने लगातार ऐसे मॉनिटर करते आ रहे हैं अकाउंट्स को, जो मैस रिपोर्टिंग के तहत फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाते हैं, चाहे वो रशिया हो, रूस हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो। लगातार फेसबुक ऐसे अकाउंट्स को जो प्रोपेगेंडा चलाता है उनको सस्पेंड करते आ रहा है। ये अगस्त में नया एक ऐसा बैच निकला है जहां पे कई सारे ऐसे अकाउंट्स जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं, दिखते नहीं है कि पाकिस्तान से, जब वो इंटरनली देखते हैं तब जाके पता चलता है कि ये सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से हैं। उन सबको डिसेबल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। गीता जी, पाकिस्तान के IT मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, पहले ही फेसबुक पर भारत का पक्ष लेने का वो आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में जब फेसबुक ने ये कार्रवाई की है तो पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी? पाकिस्तान के जायज है, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान का रिएक्शन वैसा ही होगा जैसे पिछली बार हुआ था जब पाकिस्तान के अकाउंट सस्पेंड किए थे, या फिर जब ऐसे खबर निकली थी जहां पे फेसबुक ने बड़े साफ तरीके से और तौर से कह दिया था कि पाकिस्तान से ये सारे प्रोपेगेंडा वाले अकाउंट एमिनेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है वैसे ही रिएक्शन होगा, कहेंगे कि फेसबुक भारत का पक्ष ज्यादा लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो देश हैं जहां पे अकाउंट सस्पेंड होते हैं, इस बारी हम यहाँ पाकिस्तान के अकाउंट देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए हैं। जो फेक अकाउंट अगर फेसबुक को भारत में भी दिखते हैं, प्रोपेगेंडा के तहत जो चलाए जा रहे हैं, तो अगर उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है तो उनको भी सस्पेंड किया जाता है। बस ये है कि अगर आप मात्रा या तादाद देखें तो वो नंबर्स में कम है। पाकिस्तान में ऐसे प्रोपेगेंडा के अकाउंट ज्यादा हैं और भारत में कम, भारत से एमिनेट नहीं होते हैं। ये हम देश की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन से देश में मटेरियल ज्यादा है या फेक फॉल्स प्रोपेगेंडा ज्यादा है। हम ये बोल रहे हैं कि कौन से देश में अकाउंट्स ऐसे ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है, इसलिए फेसबुक ने इतने मैस नंबर्स में पाकिस्तान के अकाउंट बैन किए हैं। ये थी इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्टूबर तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। साथ ही इस सत्र के लिए सरकार ने जो शेड्यूल बनाया है उसमें प्रश्नकाल की जगह नहीं है। प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का वो हिस्सा होता है जिसमें सरकारी सदस्यों से विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और सरकार के क्रियाकलापों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रक्रिया हर दिन बैठक के शुरुआती 1 घंटे में 11 से 12 बजे के बीच होती है। अब जब प्रश्नकाल नहीं रखा जा रहा है तो बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष हमलावर है कि सरकार प्रश्न पूछने पर रोक लगाना चाह रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि महामारी की आड़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन यह सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
जिस एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी उसे भी किनारे किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं रोशन गौड़, लंबे समय से सदन की कार्यवाहियों को कवर करते आए हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि प्रश्नकाल को रद्द करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है। देखिए, इस सवाल का सीधे जवाब देने से पहले हमें एक चीज समझना चाहिए कि इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया असाधारण परिस्थितियों से गुजर रही है। पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, तो ये जो मानसून सत्र बुलाया गया है ये भी असाधारण परिस्थितियों में बुलाया गया है, क्योंकि जब से मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अनेक अध्यादेश जारी हो चुके हैं, तो उनको कानून में बदलना जरूरी है। और ये प्रश्नकाल होना चाहिए इसलिए कि प्रश्नकाल किसी भी लोकतंत्र की जान होती है और विपक्ष को सरकार को ग्रिल करने का मौका होना चाहिए। सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन चूंकि ये असाधारण परिस्थितियां हैं और जो सत्र चलेगा 4 घंटे का लोकसभा का होगा, 4 घंटे का राज्यसभा का होगा, तो इसलिए समय की सीमा है। उस समय में शायद इन्होंने सोचा होगा कि इसमें प्रश्नकाल न करें। और एक कारण मैं जो समझता हूँ कि ऑफिसों में लोगों की जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति कम है। पहले तो बहुत ही कम थी, 25% थी, फिर उसको बढ़ा के 50 किया गया। अभी भी लगभग 60-70% लोग ऑफिसों में आ रहे हैं। तो जब प्रश्नकाल होता है तो उसको तैयार करने के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस मंत्रालय से संबंधित सवाल होता है, उन सब लोगों को उसमें जुटना पड़ता है। तो शायद जो उपस्थिति है उसको भी ध्यान में रखा गया होगा। और इस बार भी लोगों को कम लोग आएंगे संसद सत्र में, तो मुझे लगता है कि असाधारण परिस्थितियां हैं, उसमें ये ध्यान रखा गया होगा। लेकिन मेरा फिर भी मैं इस बात को मानता हूँ, मेरा इसमें स्पष्ट मत है कि 4 घंटे का भी अगर आपका संसद आप बुला रहे हैं तो उसमें अगर 1 घंटे नहीं तो आधा घंटा आपको प्रश्नकाल जरूर करना चाहिए था, इसलिए कि उसमें सरकार की जवाबदेही बनी रहती है। सरकार छुप नहीं सकती है। जो भी सांसदों के जो प्रश्न होते हैं वो असल में सांसदों के नहीं होते हैं, वो बेसिकली जनता के प्रश्न होते हैं। तो जनता के प्रश्न सांसदों का एक अधिकार होता है, तो वहाँ पे सरकार को ग्रिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। अगर उसमें नहीं पूछा गया तो हमें एक नरम रवैया अपनाना चाहिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष उसमें बहुत ज्यादा सरकार पे अटैक कर रहा है, पर इन परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। रोशन जी, जरा ये बताइए कि क्या इससे भी पहले ऐसा कभी हुआ है जब प्रश्नकाल पर रोक लगाई गई हो? देखिए, जब ये विशेष सत्र होते हैं, जैसे कि 61 में 33वां सत्र हुआ था, या जिसमें विशेष सत्र होते हैं जो किसी खास विषय के लिए बुलाए जाते हैं, जैसा कि कोटा को पास करने के लिए बुलाया गया था, या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बुलाया गया था, या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बुलाया गया था, जिनका मकसद होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक विषय के लिए बुलाते हैं, तो तब प्रश्नकाल नहीं होते, वो उसी विषय पर ही सत्र कॉन्सेंट्रेट होता है। और जब साधारण सत्र होता है, रेगुलर सत्र होता है, तब भी कई बार सांसद होते हैं वो हल्ला गुल्ला मचाते हैं और क्वेश्चन आवर नहीं होने देते। और कभी कभी ये भी होता है कि जब दोनों पक्षों में, सरकार में विपक्ष में सहमति बनती है और वो चाहते हैं कि किसी विशेष परिस्थितियों में विशेष विषय को लेकर चर्चा शुरू हो, 184 में चर्चा हो या 193 में चर्चा हो। कई बार आपने देखा होगा कि विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार पे चर्चा करनी है या किसानों की समस्या पे चर्चा करनी है, तो तब वो कहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया जाए और इस चर्चा को शुरू में ही 11 बजे जब सत्र शुरू होता है तब भी शुरू कर सकते हैं। तो जब रेगुलर संसद चल रही होती है तब भी बीच बीच में क्वेश्चन आवर नहीं होता है। और जब खास परिस्थितियों के लिए बुलाया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब हमारे संसद को 50 साल पूरे हुए थे या 60 साल पूरे हुए थे, तो तब विशेष 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बुलाया जाता है, तो तब प्रश्नकाल नहीं होते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। ये थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। युद्ध में मायने रखती है ऊंचाई। जो पक्ष जितनी ऊंचाई पर होगा उसके जीतने के चांस उतने बढ़ जाते हैं। तोपों और मिसाइलों की पिन पॉइंट सटीकता होती है। अब जब चीन से सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं तो भारत के पास ये प्लस पॉइंट है कि उसकी सेना उन इलाकों में कब्जा कर चुकी है जहां से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। और भारतीय सेना तो उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर लड़ाई के लिए बेहतर रूप से प्रशिक्षित है। इसकी बानगी कारगिल और पिछले कई युद्धों में हम देख चुके हैं। भारत की विकास बटालियन, जिसने 29-30 अगस्त की चीनी घुसपैठ को नाकाम किया था, उसे उत्तराखंड से पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट के पास तैनात किया गया है। और बटालियन ने एक स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के क्षेत्र में अब तक निष्क्रिय थी।
ये कौन कौन से इलाके हैं जहां भारत की पहुंच बन गई है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से ये कितना अहम है? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो संवाददाता मंजीत सिंह नेगी से, जो LAC पर जो कुछ चल रहा है उसे फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अभी तक भारत की कोशिश इस बात को लेकर थी कि किसी तरह से जो खासतौर से गन एक्सपोर्ट कंट्रोल कई महीनों से तनाव के हालात हैं उसको कम किया जाए, लेकिन चीन ने खासतौर से इस वक्त बातचीत के साथ ही जिस तरह का खासतौर से पेंगोंग में वो के जो फिगर 5 का इलाका है वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा बाकी जो इलाके हैं जहां पर बफर जोन है, एक तरह से दोनों सेनाएं पहले उन इलाकों में उन पोस्ट पर नहीं बैठती थी, वहां पर चीन ने आने की कोशिश की। 29-30 को जिस तरह घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब भारत ने पेंगोंग से लगे तमाम ऐसे इलाके हैं जिन पर एक तरह से दोबारा अपनी टुकड़ियों को, सैन्य टुकड़ियों को बिठाया है। अगर हम अभी पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो ब्लैक टॉप के अलावा हेलमेट टॉप, इसके अलावा ऐसी कई और पोस्ट हैं जो अभी तक खाली थी। और खासतौर से सर्दियों के महीने में जब बर्फबारी होती थी तो उस दौरान इन पोस्ट को खाली कर दिया जाता था। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, भारत की कोशिश है कि इनको जो साबिक ऊंचाइयां हैं, जो ऐसी पोस्ट हैं जिनके सीधे अगर हम ब्लैक टॉप या फिर हेलमेट टॉप की बात करें या चुशूल के आसपास के और इलाकों की बात करें जिनसे सीधे जो चीन से लगा मोल्डो का इलाका है वो दिखाई देता है, तो उन इलाकों ऐसी पोस्ट पर अब भारत ने अपनी सैन्य टुकड़ों को बिठाना शुरू कर दिया है। कल भी अगर हम देखें तो चीन की तरफ से 2 जगहों पर यानी कि चुमार और उसके बाद दिप्सांग इलाके में चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखी। उनकी मंशा थी कि वो उन जगहों पर आकर बैठ जाए। आपको याद होगा कि चुमार में कुछ साल पहले भी चीनी सेना काफी दिन तक बैठी रही। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से कोशिश हो रही है और कि ऐसी जो खाली जगह जो सामान्य तौर पर सर्दियों के महीने में खाली रहती थी उन पर अपनी मौजूदगी कायम की जाए। और भारत एक तरह से अब चीन के रुख को देखते भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाया है और ऐसा लगता है कि अब ये दोनों सेनाओं के बीच में इस वक्त जो तनाव है वो लंबा खिंचता नजर आ रहा है। मंजीत, आपने सर्दियों में ऊंचाई पर होने वाली मुश्किलों का भी जिक्र किया, तो सर्दियां तो आने वाली हैं, अब भारत की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, सेना की तरफ से तैयारियां पूरी हैं काफी। खासतौर से जो अगर हम रसद की बात करें या फिर सैन्य साजो सामान की बात करें, सैनिकों के लिए जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, हाई एल्टीट्यूड की जो कपड़े होते हैं, उससे लेकर हर तरह की तैयारी। और उसके अलावा अगर हथियारों की बात करें तो टैंक से लेकर BMP सभी तरह के छोटे बड़े हथियारों की तैनाती इस वक्त वहां पर की है। इसके अलावा एयर डिफेंस को मजबूत किया गया है, उस मोर्चे पर भी काफी तैयारी की गई है। तो अभी करीब 2 डिवीजन से ज्यादा भारतीय सैनिक वहां पर तैनात हैं। चीन ने भी काफी बड़ी संख्या में वहां पर सैन्य साजो सामान की तैनाती की है। अभी की जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले चीन ने जो लद्दाख का इलाका है उसके होतांग एयरबेस पर दोबारा अपने J-20 जो उसके लड़ाकू विमान है उनकी तैनाती की है। हालांकि इस बीच जो बातचीत है दोनों स्तर पर, सैन्य स्तर की बातचीत वो भी इस वक्त चल रही है। आज भी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चुशूल में दोनों सेनाओं के बीच हो रही है। लेकिन जिस तरह की तनातनी, जिस तरह के का तनाव इस वक्त दोनों सेनाओं के बीच में दिख रहा है और चीन का जो रुख रहा है, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ वो कहीं न कहीं सीमा के अंदर कंट्रोल की तरफ घुसने की कोशिश करता है, उसे देखते हुए इस वक्त हम कह सकते हैं कि भारत की तीनों सेनाएं चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। और इसीलिए तैयारियों के लिहाज से चाहे हम पूरे लद्दाख के इलाकों की बात करें, पूरे लद्दाख की बात करें या अरुणाचल की बात करें जो सामरिक तौर पर अहम है, वहां पर तैयारियां काफी चाक चौबंद की गई है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर में इतना ही। इसकी साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। यदि आप हमें आज तक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑप्शंस और भी हैं। अगर आपके पास स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, कास्टबॉक्स, ट्यून इन, जियो सावन है तो वहाँ पर भी आप हमें सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारी प्रेजेंस है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह मिल जाएंगे हम। बस खोजने के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है आज तक रेडियो। और हाँ, अब हम टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारा ग्रुप खोज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपका कोई भी फीडबैक है तो आप radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। चलिए, अगली मुलाकात अब होगी कल। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।